हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से मैं आपके पास आ गई हूँ विद सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइट। आई नो काफ़ी दिन बाद आई हूँ। इट्स द पार्ट, इट्स नॉट पार्ट वन, और हमने रिफ्लेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इन पार्ट वन। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम इंजा खान है और यहाँ पर मैं इसी चैनल पर यानी कि चैनल पिनेकल प्रैप पर मैं एग्ज़ाम वॉरियर सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको 10th के सारे चैप्टर डिटेल में कवर अप कर रही हूँ। ठीक है, तो लाइट चैप्टर जो आपका हाई वेटेज चैप्टर है उसका पार्ट वन था रिफ्लेक्शन, जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ पार्ट वन में। और इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन यानी पार्ट 2 ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं यानी कि आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे इन जस्ट 40 मिनट्स ओनली। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी 40 मिनट्स में चैप्टर निपटा दूँ, बिकॉज़ क्योंकि जिस बच्चे ने पार्ट 1 देख लिया, इट्स अबाउट 59 मिनट्स का पार्ट 1 है। जिस बच्चे ने पार्ट 1 देख लिया है तो उसके लिए पार्ट 2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ऑनेस्टली जिसने पार्ट 1 देख लिया है वो पार्ट 2 बहुत आराम से क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा प्लीज़ गो थ्रू द पार्ट 1 और उसको देखकर वापस आइए यहीं पर। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने ये ऑलरेडी सब करवा रखा है, मेरे पास स्लाइड्स हैं ये रही। ठीक है, तो आप जाइए पहले पार्ट 1 देखिए एंड देन कम बैक हियर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? रिफ्रैक्शन से। अच्छा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाहूँगी आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट। रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? लाइट का ना बाउंस बैक हो रहा था। यानी कि मान लो कि प्लेन मिरर रखा है और जब हम उस पर लाइट फेंकते थे तो वो बाउंस बैक होकर चली जाती थी दूसरे एरिया में, लेकिन मतलब उसी जगह उसी मीडियम में रहती थी। यानी कि ऐसा नहीं होता था कि लाइट अगर मैं इधर फेंक रही हूँ तो वो नीचे चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लेन मिरर में मैंने लाइट फेंकी तो फिर इट बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक हो रहा था। लेकिन रिफ्रैक्शन में कहानी थोड़ी अलग है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर लाइट की होती है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइक फ्रॉम एयर टू वाटर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। ये चीज़ ना आपको ऐसे कभी भी समझ नहीं आएंगी। अच्छा, आपको मैं थ्रू एन एग्जाम्पल समझाऊंगी। वो एग्जाम्पल क्या है? तो वो एग्जाम्पल है आपका एक पेंसिल जब वो पानी में डिप की जाए। आपने कभी बचपन में करा होगा ये चीज़, मे बी एक्सीडेंटली हो जाता है, या फिर आपने खुद ट्राई किया होगा कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आपने एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ मिनट, या जब आपने एक ग्लास लिया। ठीक है, इसमें मैं नॉर्मली पेंसिल अगर डिप कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर पेंसिल डिप की यहाँ पर, लेकिन डिप क्या की मैंने, सिर्फ यहाँ पर डाली है और यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी ग्लास है और यहाँ पर मैंने पेंसिल डाल दी, तो आपको ऑनेस्टली ऐसी ही पेंसिल दिखेगी। लेकिन जब मैंने क्या करा, पानी में मैंने मतलब पानी डाल दिया इस ग्लास के अंदर। जब मैंने ग्लास के अंदर डाला, मैं देखूंगी पेंसिल है, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी पेंसिल टूट गई, और वो एक्चुअल में टूटी नहीं होती है। वहां पर क्या हो रहा होता है, आपका मीडियम चेंज हो जाता है। यानी कि एक एम्प्टी ग्लास में क्या होगा, एक एम्प्टी ग्लास में क्या हो सकता है? ओनली एयर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उस ग्लास में एयर के साथ साथ मैंने और ऐड कर दिया वाटर। यानी कि यहाँ पर मीडियम दो हो गए। ऊपर तो एयर ही था यानी हाफ ग्लास भरा है मैंने, ऊपर तो एयर ही है, नीचे वाटर है, यानी दो मीडियम्स हो गए हमारे पास। एक वो एयर मीडियम है, एक वाटर मीडियम है। तो जब हमारा मीडियम चेंज होता है ना, तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे पेंसिल टूट गई। एंड ओनली दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्शन कहलाया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन में, यहाँ पर सिंपल अल्फाजों में लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कि रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड हो जाती है, ऐसे आते आते ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 बेंड हो जाएगी जब वो एक मीडियम से यानी कि एयर से, एग्जाम्पल के तौर पर एयर से वाटर में जा रही है, लाइक फ्रॉम एयर टू वाटर ड्यू टू चेंज इन इट स्पीड, स्पीड के चेंज की वजह से। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लो इसको मैं रब करूँ, आपने कभी ऐसा हुआ है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है या वैसे भी हो सकता है, कि जब आप एक पानी का बाउल बाउल लेंगे, ठीक है, बोल लेंगे, तो उसमें आपने क्या करा, कॉइन डाल दिया। ठीक है, आपने एक कॉइन डाल दिया और कॉइन ना होगा तो मतलब आपका यहाँ नीचे ही बैठा हुआ होगा क्योंकि कॉइन का वेट ज़्यादा होगा, लेकिन हमें कॉइन अपेयर होगा इस जगह, थोड़ा सा ऊपर अपेयर होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर मीडियम का चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब लाइट मीडियम चेंज करती है ना, यानी एयर से वाटर, तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है और वो बेंड हो जाती है द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। यानी अपनी ये जो बाउंड्री थी ना उसकी, दिस बाउंड्री, इसके बाउंड्री के बीच में वो बेंड हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है।
और यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दे रखा है, ये बहुत प्यारा सा डायग्राम दे रखा है जो कि आपके लिए हर चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं इस डायग्राम पर अभी दोबारा आऊँगी जब इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। अभी आपको रिफ्रैक्शन पता चल गया क्या होता है, क्यों, कैसे होता है। अब रिफ्रैक्शन, जो मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का, वो है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये बात हमने समझ ली। जब लाइट एंटर होती है डेंसर मीडियम में, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, इट स्लोज डाउन। अच्छा, डेंसर और रेयरर मीडियम समझने के लिए आपको मैं कुछ बातें समझाती हूँ। इसको स्लाइड को मुझे यहाँ कर देना चाहिए। तो जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि ये आपका मिरर है, यहाँ पर लाइट डाली, ये बेंड हो गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये बीच में नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह आपका रिफ्रैक्शन में भी ये सब चीज़ होती है। इंसिडेंट रे भी होती है, रिफ्लेक्टेड रे भी होती है, नॉर्मल भी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों होता है। अब इंसिडेंट रे तो वही होगी, इंसिडेंट रे तो वही होगी जो सरफेस को टकराई। यहाँ सरफेस को जो टकराई है, यहाँ ऊपर आपका एयर है, ठीक है, और नीचे आपका वाटर है। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। जो चीज़ लाइट टकराई किसको, वाटर को, वो आपकी होगी इंसिडेंट रे एज इन रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो ऐसे मान लो ये पेंसिल थी, ठीक है, और वो बेंड हो गई, इस तरह यूं बेंड हो जाती है, वो टकरा कर ऐसे बेंड हो रही है, तो ये जो बेंड हुई हुई लाइट है, इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड। और इसके बीच में बेटा बनेगा नॉर्मल, इसके बीच में नॉर्मल बनेगा। मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छे से परफेक्टली बनाकर दिखाना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट मी अ सेकेंड। ये है आपका, ये आपकी इंसिडेंस रे आ रही है, ठीक है, एंड इट गेट बेंड लाइक दिस, ठीक है, बेंड हो गई, पेंसिल थी ऐसी बेंड हो गई। ये आपका बीच में आ गया नॉर्मल। और बेटा ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब वही बातें हैं, बस थोड़ा मीडियम का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, उसमें तो हमने कोई मीडियम नहीं पढ़ा था, किसमें, रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ ना मीडियम दो तरीके के मीडियम होता है, एक होता है हमारा रेयरर मीडियम, एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो रेयरर मीडियम जो होता है वो होता है आपका कि मान लो, मान लो लाइट आ रही है आपकी, कहाँ से, एयर से लाइट आ रही है आपकी, ठीक है, वो गई है वाटर में, ठीक है, वाटर में गई है। हमने तो एक एज एग्जाम्पल पेंसिल ली थी, लेकिन मैं आपको लाइट के बेसिस पे समझा रही हूँ। तो जिस मीडियम से, जहाँ पर स्पीड जो होती है ना, स्पीड जो होती है लाइट की, अगर तेज़ हो, ज़्यादा हो, थोड़ी हाई स्पीड हो, वो होता है हमारा रेयर मीडियम। और जहाँ स्पीड स्लो हो जाती है वो होता है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब लाइट हम फेंकेंगे ना यहाँ वाटर में, तो जैसे ही लाइट आएगी स्ट्राइक करेगी एयर में से, तो बहुत जल्दी से हो जाएगी, तो एयर हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। लेकिन हमारा यहाँ, अच्छा यहाँ ग्लास ले रखा है इन्होंने एक्चुअली में, तो ग्लास का मैं समझाऊंगी, आप वाटर समझ लें। वाटर में क्या होगा, वाटर में इट्स अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो वो डेंसर मीडियम क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, ठीक है, बस इतना है। अब इसके बाद आता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट एंटर करती है ना डेंसर मीडियम में, यानी कि जहाँ पर आपका लाइट स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, इट स्लोज डाउन, ठीक है। जब वो रेयर मीडियम एंटर करेगी लाइक एयर में, तो वो स्पीड अप हो जाएगी। द चेंज इन स्पीड मेक द लाइट रे बेंड एट द सरफेस बिटवीन द टू मीडिया। जो चेंज होती है ना स्पीड में, वही बेंड करवाती है लाइट को बिटवीन द सरफेस, और उसकी बाउंड्री से ही बेंड हो जाती है, ठीक है। अब हमने जो टर्म्स पढ़े थे इनको एक बार यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, रिफ्रैक्टेड रे जो कि दूसरे मीडियम में, सेकेंड मीडियम में पास होती है, ठीक है। नॉर्मल जो है लाइन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, यही जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये, और ये बेंड हो गई और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये वाला एंगल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अच्छा, मान लो, मान लो आपका है, दिस इज, ये आपका ग्लास के अंदर का मैं डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। और ये है मेरी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये बेंड हो गई लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा और ढंग से दिखाऊं, ठीक है, इट विल बेंड लाइक दिस, थोड़ा सा मतलब इधर होगी, पूरी हट रही है, हाँ ये सही है, मच बेटर।
और ये बीच में होगी नॉर्मल। ठीक है, ये ग्लास के अंदर का है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट आई ग्लास के अंदर। ठीक है, ग्लास है आपका, ग्लास स्लैब नहीं समझना, अभी हम ग्लास के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एयर है, यहाँ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइट फेंकी, ये बाउंड्री था, ये नॉर्मल थी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो जब भी एयर से वाटर में यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ना आपकी, ये लाइट जो है ना यानी रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, मतलब उसकी तरफ चली जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि एक और एग्जांपल की, जो कि आपका वाटर से एयर में होता है, जब आप वाटर से एयर में लाइट फेंकेंगे ना, वाटर टू एयर, तो फिर वो नॉर्मल के दूसरी तरफ चली जाएगी, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगी। मान लो अगर ऐसा है ना कि लाइक मैं ये नीचे वाटर है, नीचे वाला वाटर है, ऊपर एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है, अगर मैंने वाटर से लाइट फेंकी, ठीक है, तो ऐसा होगा कि लाइक इट विल गेट अवे फ्रॉम वाटर, लाइक सॉरी, ये तो नॉर्मल से पास ही हो जाएगा। ओह, एक सेकेंड, मैंने एक गलती की है यहाँ पर। गलती ये हुई है मेरे से कि मैंने इसको और अवे कर दिया, बल्कि इट विल यहाँ तक आएगा। ठीक है, कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी आपकी लाइन, नॉर्मल ये होती है। ठीक है, तो मान लो मैंने डेंसर मीडियम लिया है, अब मैंने क्या करा, यहाँ वाटर से लाइट फेंकी है। ठीक है, तो इट विल गेट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका बस यही मकसद है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हैं, नॉर्मल, ये सब कहाँ एक ही प्लेन में होंगे, सेम है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant for a given pair of a media. This constant is called refractive index. तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एंगल बनता है ना बेटा, इधर आइए वापस इस डायग्राम में, इसमें हमारा आपको पता होगा, यहाँ पर दिख भी रहा है, साफ क्लियर है। मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, अब ब्लैक करते हैं। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ना, आई एंड दिस आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होता है ना, द साइन थीटा आपने पढ़ा है, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है ना, तो उसका साइन आई बाय साइन आर जो होता है ना बेटा, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है, यहाँ पर मैं वापस आऊँ। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ ना कि लाइक साइन आई जो है ना, यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, और बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट इस एन से रिप्रेजेंट होता है, और वो जो कांस्टेंट है ना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि ये क्या बताता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का क्या काम है, ये बताता है कि कितनी लाइट बेंड हुई है जब एक नई मीडियम में एंटर हुई है, ज़्यादा बेंड हुई है, कम बेंड हुई है, ये सब कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे परेशान होते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स किस में कराऊंगी, तो फिजिक्स का तो मैंने ये पहला ही चैप्टर बताया है, तो न्यूमेरिकल्स जो होने वाले हैं वो आपके अलग वीडियो में होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स 80% आपके एनसीईआरटी से ही होते हैं। ठीक है, 80% जो बोर्ड में आते हैं ना, वो एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ना बेटा, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वैक एक्सरसाइजेस हैं, ये इन सबको तो बहुत ज़रूरी करना होता है, क्योंकि 80% न्यूमेरिकल्स तो वहीं से आने हैं, बाकी का 20% ही तो कहीं और से आएगा ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि बस आपको यही बताएगा कि लाइट कहाँ कितनी बेंड हुई है। ठीक है, और वो यही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी वैक्यूम में एयर से और वैक्यूम में कितनी हुई है। हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा यानी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो लाइट मतलब ज़्यादा बेंड हुई है, और मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज़्यादा आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि लाइट ना आपकी ज़्यादा बेंड हुई है। लाइट ज़्यादा बेंड हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम है। और यहाँ पर ना कुछ वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.33, और ग्लास का आता है 1.5, और डायमंड का है n इज इक्वल टू 2.48। तो इन तीनों के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेने हैं। ठीक है, अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये बहुत सिंपल सा है, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इट्स रियली वेरी सिंपल। जब लाइट एंटर होती है और लीव द ग्लास, द emerging ray is parallel to the incident ray but shifted sideways, and the shift is called lateral displacement। अच्छा, थोड़ी सी परेशानी होती है जब मैं इसको बोलती हूँ,
लेकिन जब मैं इधर आऊँगी तो आपको लगेगा ये बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है, आपको ऐसा ही फील आएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी भी, दोबारा बता रही हूँ, पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, वो जाकर पार्ट 1 देख लें, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। तो प्लीज़ जाइए, देखिए, अब भी वक्त है, चली जाइए, देखिए, इधर टाइम बर्बाद नहीं करिए कि पेपर में तो बोला गया है कि भाई रिफ्रैक्शन में से ज़्यादा अच्छा आता है या ये होता है, तो नहीं, मत सुनो दूसरों की बातें, रिफ्लेक्शन समझो पहले, फिर रिफ्रैक्शन पर आना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है, ठीक है, उसमें उसको ऐसे रख दिया मैंने नॉर्मली, ठीक है, और मैंने, और ऊपर तो एयर है, नीचे भी एयर ही है, ठीक है, और मैंने यहाँ ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ना एक होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो इधर देखिए आप, बेटा ये है क्या, ग्लास स्लैब, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना रेक्टेंगल शेप का, ये होता है आपका ग्लास लैब। आपको फिजिक्स लैब में दिख जाएगा, मे बी आपके स्कूल में लेकर जाएं और वहाँ पर लैब में लेके जाएं और आपको करवाएं ये वाला एक्सपेरिमेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ऑनेस्टली अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और इवन आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको बोलें कि वो आपका जाकर थोड़ा प्रैक्टिकल पर भी तरह ध्यान दें, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ आते हैं जब प्रैक्टिकल होता है। अभी तो मेरे पास क्लास लैब वगैरह नहीं है, बट आगे चलकर मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करूँगी, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझा सकती हूँ। तो ये ग्लास लैब होता है, और यहाँ से ना ये एक लेज़र टाइप लाइट है, लेज़र लाइट फेंकते हैं, ये हमारी क्या होगा, इंसिडेंट रे। और यहाँ पर क्या है, एयर है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी ये मेरा दूसरा मीडियम हो गया, एंड यहाँ पर भी एयर है। एयर को हम रेयरर मीडियम कंसिडर करते हैं, एयर को हम रेयरर मीडियम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये बेंड हुई, ये हमारा पहले तो इसके यहाँ पर हमारा जो था नॉर्मल हो, ये बेंड हुई ज़रा सा, एंड देन फिर दोबारा बेंड हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इसको यहाँ यहाँ से बेहतर यहाँ समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये आपने देखी यहाँ पर जैसे लाइट आई, ठीक है, जो आपने देखा लेज़र डाली मैंने, ठीक है, एंड इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आई है, तो इसका क्या मतलब है, ये डेंसर मीडियम है हमारा, और ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, एयर इज अ रेयरर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है, ये जो लाइट यहाँ से फिर दोबारा बाहर जाएगी, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम यानी एयर में जाएगी, यहाँ एयर में आई, तो ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये रेयरर मीडियम में आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से अब इधर आओ, इधर से पता चलेगा, जब लाइट एंटर होती है ना और निकलती है ग्लास स्लैब से, जो इमर्जिंग रेज होती है ना, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है, बट शिफ्टेड साइडवेज। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट यहाँ से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, डेंसर से वो दोबारा इधर आई ना, तो बेटा ये पैरेलल होती है। अगर आप इसको यूं देखोगे ना, तो इट इज़ पैरेलल टू इंसिडेंट रे, यानी ये वाली जो आपकी जो रे निकली है ना बाहर, इट इज़ कॉल्ड दी इमर्जिंग रे। इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जिंग रे बोलेंगे। कौन सी रे बोलेंगे, इमर्जिंग रे। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी हो गई इमर्जिंग रे, ठीक है। तो ये इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल हो जाती है ना, तो वो थोड़ी शिफ्ट हुई हुई होती है साइडवेज, और उस शिफ्ट को हम ये बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड दैट्स इट विद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब्स। रिफ्रैक्शन हमारा यहीं खत्म होता है, और स्फेरिकल लेंसेज यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। स्फेरिकल लेंसेज की बात मैं करती हूँ, तो स्फेरिकल लेंसेज स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, यानी कि स्फेयर शेप मिरर्स होते थे। हमने उसमें कॉनकेव मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, सारे मिरर्स हमने इसको समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस क्या होती है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, जो कि दो कर्व सरफेस से बाउंडेड होता है, और वन कर्व और वन प्लेन सरफेस। इसमें क्या होता है कि लेंस आपने जो आप लेंसेज आप लगाते होंगे, काफ़ी बच्चे लगाते होंगे, लाइक कुछ नज़र के लेंस लगते हैं, या फिर कुछ वाले लेंस भी लगते हैं, यू नो व्हाट, कौन से होते हैं वो जो शादियों में लगाए जाते हैं, पार्टीज में लगाते हैं बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं, मैंने देखा है 9th-10th के बच्चे भी, लाइक 7th-8th के बच्चे भी नॉर्मली लेंसेज लगा रहे हैं, कलर्ड लेंसेज लगा रहे हैं। तो बेटा वो आपने देखा होगा ना, जब आप पकड़ोगे उसकी टिप से, इट्स लाइक दिस, वो इस शेप में होता है, ठीक है, आपको इस शेप में दिखेगा, और यहाँ पर वो आई बॉल का जगह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, और हम इसी से पकड़ते हैं उसको, ठीक है, अपनी आइस में डालने के लिए, ठीक है। तो वो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि ग्लास से बना होता है, ये प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। जो प्लास्टिक वाला जो होता है ना, वो आप पार्टीज वगैरह में लगाते हैं, जो कि दो कर्व सरफेस से बाउंडेड होता है। चश्मा देखा है, चश्मे में भी तो लेंस ही होती है आपका, स्पेक्स जो आप लगाते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस।
उसकी शेप कैसी होती है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो थिक होता है मिडल और थिन होता है एट एजेस, मतलब कि इस तरह का होता है कॉन्केव। मैं दिखाती हूँ, इस शेप में होता है, थिन एट एजेस और थिक एट मिडल। ठीक है, इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस और ये लाइट रे को कन्वर्ट करती है टू अ पॉइंट। कन्वर्जेंस लाइट रे इनटू पॉइंट। कन्वर्जिंग लेंस इसे इसलिए ही तो बोला जाता है क्योंकि कन्वर्ज कर देती है। कन्वर्ज मतलब कि ऐसे 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 आना, कन्वर्ज। डाइवर्ज होता है कि आप एक से इधर 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 कर लो। आपने देखा होगा जब मैंने अच्छा मैंने ये वाली बात, हाँ ये वाली बात, अच्छा वो मुझे अभी याद आ गई कि मैंने ये वाली बात लास्ट मैं उसमें बताना भूल गई थी। जो बात मैं बताना भूली थी वो अच्छा हुआ मुझे अभी याद आ गई। वो है कि कॉनकेव मिरर जो है ना, कॉनकेव मिरर जो है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉनकेव लेंस भी और कॉन्वेक्स लेंस भी। अब बात आती है कि कॉन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है। तो इसमें क्या मतलब होता है कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का। इसमें मतलब होता है कि जैसे मैंने ये बताया कि यानी कि जब लाइट रेस आएंगी ना तो वो एक सिंगल पॉइंट पर आकर मीट करेंगी। लेकिन क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर, ऐसा होता है डाइवर्जिंग मिरर वो होता है जो कि लाइट रेस ना और खुल जाती हैं, फैल जाती हैं। तो जब लाइट रेस टकराएंगी ना कॉनकेव मिरर को तो वो एक सिंगल पॉइंट पर आकर मीट करेंगे, तो इसी वजह से उसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। तो बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका डाइवर्जिंग। ठीक है, जब आप उस पर लाइट रेस फेंकोगे ना तो वो डाइवर्ट जाएंगी, पूरे में फैल जाएंगी लाइट रेस। और कॉनकेव लेंस जो होती है ना, कॉनकेव लेंस जो होती है आपकी वो उल्टा सीन होता है यहाँ पर। कॉनकेव लेंस जो होती है वो आपकी डाइवर्जिंग होती है, कॉनकेव लेंस जो होती है आपकी डाइवर्जिंग होती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो कन्वर्जिंग होती है। ठीक है, अब आता है कुछ की टर्म्स। इन की टर्म्स को पढ़ते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर। अच्छा, इनको समझने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी एक डायग्राम, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ दूंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो आप भी अपनी बुक से आसानी से पढ़ सकते हैं जब तक अगर वीडियो बच्चा इसलिए तो देखता है क्या कि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ आ सके। तो मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। सो लेट्स सी द इमेज। इमेज है यहाँ पे। तो इस इमेज में आपको दिख रही हैं दोनों लेंसेस। दोनों लेंसेस यानी कि आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी नज़र आ रही है और कॉनकेव लेंस भी नज़र आ रही है। क्या हो गया इसको, ठीक है। कौन कौन सी लेंसेस नज़र आ रही है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स लेंस भी। ये रहा, हमने पढ़ा था ना, ये रहा। थिन इन द मिडल, थिक एट द एजेस जो है कॉनकेव लेंस। आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, अब बात आती है कि हमें इसके की टर्म समझने थे। तो बेटा इन दोनों लेंसेज के बीच में ना बिल्कुल एक मिड पॉइंट होता है। ठीक है, वो होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा, ओ जहाँ लिखा हुआ है दिस इज हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। और ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होती है, वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात हमने रिफ्रैक्शन में भी पढ़ी थी। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि इसके जो फोकस होते हैं ना दो होते हैं, ये रहा। और दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 C2 F1 F2, सेम वही होता है। और फोकल लेंथ क्या होती है, अच्छा यहाँ पर फोकल लेंथ भी यहाँ पर क्या होती है, देखो मैं बता रही हूँ, ऐसे अच्छे से समझ नहीं आएगा तो जाओ पहले देख लो रिफ्लेक्शन, अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है ना, दिस इज द फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आते हैं हम दोबारा उसी बॉक्स पे कि ये यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। मुझे ना इनको थोड़ा बोल्ड कर देना चाहिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं इसको इरेज करूँ इन सब चीज़ों को ताकि मैं भी आसानी से पढ़ सकूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। बोल्ड हो गई, अब मुझे भी अच्छे से दिखेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर मैंने क्या बताया, द सेंटर ऑफ द लेंस, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट डेविएट। एक बात और है कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे पास होगी ना
ये रहा, हाँ। ऑप्टिकल सेंटर से देखो अब भी पास नहीं हो रही, कोई भी लाइट रे पास होगी ना वो डेविएट नहीं करेगी, यानी बेंडिंग नहीं होगी उसकी, ठीक है। The imaginary line passing through the optical center in the center of curvature से of both surface, वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का जहाँ पर रेज होती हैं पैरेलल टू द कॉन्वर्ज यानी कॉन्वेक्स एंड अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। ये तो सारी वही बातें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। जो मैंने समझाया ना डायग्रामेटिकली जितना अच्छा समझ लोगे, लिखा हुआ से नहीं आएगा समझ। अब ना कुछ रूल्स हैं रे डायग्राम के लिए, क्योंकि रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम के बाद तो बहुत ही आसान हो जाती है कहानी। वैसे रे डायग्राम्स अगर आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर वाले समझ लिए तो ये तो हलवा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का यानी कन्वर्जिंग लेंस जो होती है उसका रे डायग्राम में क्या होता है, कोई भी रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, इससे पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, इस तरह। ये है आपके ये सारे रूल्स मैं आपको बता रही हूँ इसी लेंस के, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ना वो अनडेविएटेड रहती है, यानी डेविएट ही नहीं होती, बेंड ही नहीं होती, कुछ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब रे ये है एक और बात लिखिए, जब रे पास होती है फोकस से F1 से तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि बात हमने यहाँ पर ही पढ़ी कि कोई भी रे जब वो F1 से पास होगी, F1 से पास हुई तो इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बात आती है, ये सारी ना चीज़ें आपको पहले वाले उसमें भी कॉनकेव मिरर में भी ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पर, सारे रे डायग्राम हम यहीं पर करते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं बस इस चैप्टर को जल्दी से। हाँ जी, तो पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी। आई थिंक मुझे पेन थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए क्योंकि डब्बे मेरे से थोड़े से छोटे हैं। पिंक कलर इट विल वर्क, या इट विल वर्क बट पेन थोड़ा सा छोटा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक रे पास होगी कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पास कर देते हैं, पास कर ही दिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने एक रे पास कर दी, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह डायग्राम बना लें अपनी नोटबुक में, ठीक है। नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आप इस तरह बना लें, वीडियो स्टॉप कर कर फिर आप मेरे साथ करते रहें, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैंने रे पास करी। अब हमने पढ़ा था कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है तो क्या होता है, एफ फोकस से पास हो जाती है। बेटा मैं फोकस से पास कर देती हूँ, चलो हो रही है। और यहाँ से भी हमें नहीं पता कि कहाँ है तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही सेम करूँगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पास थ्रू फोकस, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर मेरी इमेज कुछ बन रही है ना, वो यहाँ कुछ बन रही है, इस पॉइंट पर बन रही है। कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पर बन रही है, यानी एक पॉइंटेड इमेज बन रही है, ठीक है। तो यानी कि ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल प्लस इन्वर्टेड। अब रियल इमेज कैसे बनती है, इन्वर्टेड इमेज कैसे बनती है, ये आप जाइए और देखिए मेरा रिफ्लेक्शन का, आपको सब समझ आएगा। मैं अब बताऊंगी भी नहीं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, अब इन्फिनिटी से अब ले आते हैं बियॉन्ड F1, 2F1 के पीछे ले आते हैं। 2F1 क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बेटा, वो एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, ठीक है। इसको ट्वाइस ऑफ F1 या ट्वाइस ऑफ फोकस कह लो। 2F1 के हमने पीछे रख दिया, यहाँ कहीं रख दिया, ठीक है। 2F1 के ऊपर नहीं रखा है, इसके पीछे ही रखा है, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। सबसे पहले हमने वही करा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और फिर हमने इसको फोकस से पास करा दिया। दूसरी रे हमने पास करवा दी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो यहीं पर कुछ इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मेरा ना पैनल ढंग से काम नहीं कर रहा है, वरना मैं आपको दिखाती, एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ मिनट। रे डायग्राम्स की मुझे खुद परेशान हो रही है ऐसे, वेट अ मिनट, मैं ना शेप्स ले लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं शेप्स के थ्रू करूँगी तो मेरे ख्याल से सही बन जाएगा। लो उल्टा ही एरो बन गया। चलो दिख तो जाएगा एटलीस्ट, हाँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड 2F1। अब मैंने क्या करा, एक लाइन पास करवा दी कहाँ पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाई, डन। नेक्स्ट मैंने क्या ली, दोबारा एक रे ली
और मतलब पास करवाई, तो फिर वो पास कहाँ से हो गई, F2 से पास हो गई। ठीक है, दिख गया होगा। नेक्स्ट मैंने क्या करा, दोबारा मैंने क्या करा है, इसी को पास करवा दिया, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी। क्या करा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी, दिख गया। आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। अब तो मैंने शेप्स के थ्रू कर लिया है। ठीक है, तो आपकी इमेज जो बन रही होगी ना, कुछ इस जगह बन रही होगी, यानी कि यहाँ बन रही होगी आपकी इमेज, इस जगह। मैं ज़रा इसको ब्लैक कर दूँ। मेरा एरो हल्का सा टेढ़ा बना है, बट सही है, नॉट बैड। ठीक है, इस जगह आपको इमेज बन रही होगी। आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकती रे डायग्राम परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपका बना होगा, यहाँ आपकी इमेज बनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी रियल प्लस इन्वर्टेड ही इमेज बनी है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और डायग्राम्स करवा देती हूँ। ये वाला फीचर मुझे पहले याद क्यों नहीं आया, जब मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर करवा रही थी। आई एम रिग्रेटिंग नाउ। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट ही रख दूँ। ऑब्जेक्ट अब मैं रख दूंगी 2F1 पे। कहाँ रखूंगी, 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। और मेरा ये एरो ना जरा उल्टा ही है, तो इसको सीधा ही कंसिडर करो। ठीक है, अभी हमने बियॉन्ड 2F1 रखा था, अब हमने 2F1 पर रख दिया। अब सेम वही चीज़ करेंगे हम, सेम वही चीज़ करेंगे। अब देखो करते हैं हम वही सेम चीज़। यहाँ मैंने प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल रखी, फिर मैंने क्या करा, फिर ये जब प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल होती है फोकस से पास हो जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया ये वाला रूल। अब यही वाली मैंने पास कर दी, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। ठीक है, और ये रहा। अब बेटा जो आपकी इमेज बनेगी ना, जब आपने F1 पर रखा है, तो वो आपकी 2F2 के पास बनेगी। मेरी अगर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आई नो थोड़ा मेरा पीछे ही मामला रह गया, लेकिन आपने देखो ये पॉइंट जब मीट होगा ना, यहाँ पर कहाँ गया ड्रॉ विद टच, ये जो पॉइंट मीट होगा ना, वो आपका यहाँ F2 पर ही आकर होगा मीट, तो आपकी इमेज इस जगह बनेगी। और यहाँ पर भी आपकी रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जब आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2F1 पर रखा है। अब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो चलो रखते हैं बीच में। ठीक है, इसमें ज़रा सा टाइम लगेगा, बट मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन अभी के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने 2F1 और F1 के बीच में रख दी है अपना। अब इसमें सेम वही कंडीशन होगी, सेम वही कंडीशन होगी, वही चीज़ें करेंगे हम बिटवीन 2F1 और F2 के। हाँ एक सेकेंड जी, पैरेलल कलर प्रिंसिपल एक्सेस के, मेरा पैरेलल हो गया। फिर हमने पास कर दिया F2 से इधर, और फिर मैंने पास कर दी इससे। अबे यार, तो हमारी इमेज देखो कहाँ बन रही है, चेक करो। अब बन रही है हमारी इमेज कहाँ पे, F2 के बराबर में ही बनेगी। ठीक है, ये ना थोड़ा होता है, ये कंप्यूटर है, ऑटोमेटेड है, तो फिर इसी वजह से आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमारी कहीं आकर इमेज बनेगी। ठीक है, और ये भी आपकी कैसी बनेगी, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनेगी, रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। इसके बाद हमने F1 पर इमेज रखनी है, F1 पर हमारा ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, अब हमने F1 पर रखना है, F1 पर रखने के बाद वही करेंगे हम। पहला तो स्टेप यही रहेगा हमारा, और दूसरा हमारा यहाँ से रहेगा स्टेप। ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं इतना वो नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता दूँ। तो बेटा जब आप F1 पर रखते हो ना, तो आपकी जो वो बनेगा ना, ऐसे मतलब मीट नहीं होगा, इट विल गो लाइक दिस। मैं यहाँ पर मीट हो गया, लेकिन मैं इसको रफ कर देती हूँ, इट विल नॉट मीट, इट विल एक्चुअली ऐसे होगा और ऐसे चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी पर जाकर आपकी कोई इमेज बनती है। तो यहाँ पर भी रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेकिन जब हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा ना, तो क्या होता है, आपने वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे आप, खुद सोचें। पास करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, F2 से पास हो जाएगा, फिर आप उससे ही पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपकी ना बेटा जो इमेज बनती है ना, वो पीछे बनती है। कहाँ बनती है, पहले हमने इधर से पास करा, यहाँ F2 से पास किया, फिर यहाँ से पास किया, तो फिर आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो कहीं पीछे जाकर बनेगी, यहाँ पे यहीं कहीं आकर इमेज बनेगी आपकी, और वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो इसको आप खुद बनाकर देखेंगे, आप खुद बनाकर देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है,
अब आता है हमारा ये टेबल, ये आप खुद पढ़ लेगा, आपको बहुत अच्छे से समझाएगी, ये आपका एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है। इसके बाद आता है हमारा कॉनकेव लेंस, जो कि आपकी डाइवर्जिंग लेंस है। तो अब इसके रूल्स देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के। हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस सब कर लिया है। अब बचता है हमारा कॉनकेव लेंस के, जो कि हमारी डाइवर्जिंग लेंस है, उसके रूल्स देख लेते हैं फॉर रे डायग्राम। ठीक है, तो कभी कभी भी कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। F1 से अपेयर होगी, वो पास नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि वहां से पास हो रही है फोकस से, यानी F1 से। लाइक हियर आपको दिख रहा होगा ये F1 है, यहाँ पर ये F1 होगा। ठीक है, तो है ना, सॉरी ये होगा F1, ये होगा 2 F1, ये F1 F2 एंड इट इज 2 F2। ठीक है, ठीक है। और कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अनडेविएटेड रहेगी, ये वाली बात तो हमें ऑलरेडी पता है। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ दो ही डायग्राम है इसमें, तो फिर मैं आपको खुद ही डायग्राम बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखना है। जब भी हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर सबसे पहली बात हम पास करेंगे इसकी एक लाइन, कहाँ पे, यहाँ पे एक लाइन पास करेंगे यहाँ से। हाँ जी, और मैं इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ। ओह माय गॉड, ब्लैक ही सही है। और एक लाइन में पास करूंगी आपकी, कहाँ से, यहाँ से। ये बात तो हमने पता है। ठीक है, ये दोनों लाइनें पास हो गई। अब जब भी कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास होती है, तो हमने रूल्स में क्या पढ़ रखा है, रूल्स में पढ़ा है कि इट विल अपेयर, हमें ऐसा लगेगा कि वो F1 से पास होगी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। मतलब के यहाँ पर एक और ले लूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, इट विल गेट डाइवर्ज लाइक दिस, और यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन रहेगी। दिख गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर नजर आ गया होगा। लेकिन इट विल बी मीटिंग एट कहाँ पर मिल रही होगी, कहाँ लगेगी, F1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वो ले लूँ डॉट डॉट वाला, एंड दिस, समझ आ जाएगा अब आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इस रे डायग्राम को आप ध्यान से देखें, तो इस रे डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका, कि हमें जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास होगी लाइन, तो फिर हमें ऐसा लगेगा इट विल अपेयर, मतलब F1 पर वो अपेयर होगी। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही होगी। ठीक है, तो बस इसमें यही था। अब आता है कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है, यानी कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया हमने, फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं रख देती हूँ, एक मिनट। हाँ, इसमें एक नया ऑप्शन भी आ गया है। हाँ, ये सही है। मान लो मैं इधर रख रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड में, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, फाइनल डिस्टेंस पर रख दिया, यानी मैंने 2 F1 के पीछे रख दिया। अब क्या होगा, मैं इसको, एक लाइन कहाँ से पास होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास होगी। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास होने पर, पहले पास करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज होगी, लेकिन एक्चुअल में कहाँ मिल रही होगी, मतलब एक्चुअल में तो डाइवर्ज हो रही होगी, लेकिन ऐसा लगेगा अपेयर होगा कि जैसे कि वो कहाँ से पास हो रही है, F1 से पास हो रही है। और दूसरी हम लाइन पास करेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। दूसरी लाइन पास करो ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ हाँ हाँ, नहीं, देखो, दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और यहाँ इस जगह कुछ आपकी इमेज बन रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कहीं पर इमेज बन रही होगी, तो यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता है आपका रे डायग्राम। क्या कंप्लीट हो जाता है आपका रे डायग्राम, यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं, हाइलाइटर, फाउंटेन पेन।
ये सही है यार, पेन का ऑप्शन आ गया है और मैं पेन अब लूंगी ऑरेंज कलर का। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, साइन कन्वेंशन पर। अब साइन कन्वेंशन के बाद आपका लेंस फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन है, और बस लेंस की यूजेस है और पावर ऑफ लेंस के बाद चैप्टर ओवर। बहुत छोटा सा रह गया है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। ठीक है, साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पिछली बार मैंने आपको मिरर में आपको थ्रू डायग्रामेटिकली समझाया था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो कहाँ से मेजर होंगे, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो कहाँ से मेजर होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हो रहे होंगे। लेफ्ट साइड ऑफ ओ विल बी नेगेटिव एंड द राइट साइड विल बी पॉजिटिव। यानी कि मान लो ये है मेरी कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड पर ये मेरी साइड है लेफ्ट, मेरी तो यही साइड लेफ्ट है, आप लोगों की भी यही होगी, और ये है मेरी साइड राइट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो यहाँ यानी कि लेफ्ट साइड पर हमेशा नेगेटिव होगा और राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव और राइट साइड पर पॉजिटिव। और अपवर्ड हाइट यानी ऊपर अगर आपकी इमेज बन रही है, यहाँ ऊपर आ रही है इमेज, सो इट विल बी पॉजिटिव, नीचे हो रही होगी तो इट विल बी नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है। ये कुछ बातें हैं और इस चीज़ को पूरा अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो, और ये जो मैंने रफ डायग्राम बनाया है इसको भी बना लो। ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पर क्लियर बता देती हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, जब तक मैं दूसरी स्लाइड ओपन करती हूँ। चलो, मेरा फाउंटेन पेन का है, कलर्स हैं फाउंटेन पेन में, हाँ अच्छे खासे कलर्स हैं। तो ये आ गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होगा, राइट साइड पर पॉजिटिव होगा। ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ जो होगी वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की दोनों की वेरी करेगी। कॉनकेव लेंस की अलग होगी, कॉन्वेक्स की अलग होगी। कॉनकेव लेंस की क्या होगी, कॉनकेव लेंस की होगी आपकी नेगेटिव और कॉन्वेक्स की होगी पॉजिटिव। कॉनकेव की नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ठीक है, तो बस इसी से आपका साइन कन्वेंशन यहीं पर आपके कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में हमने पढ़ा था, इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता था, v क्या होता था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, और u होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला कौन सा होता है, लेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है, सेम वही चीज है, बस बीच में क्या आ गया, नेगेटिव आ जाता है साइन, बस इतना ही डिफरेंस है। f क्या है, फोकल लेंथ है, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमेशा ही नेगेटिव होगी, और इमेज डिस्टेंस जो होगा आपका v होता है। ठीक है, अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था, मिरर में जो मैग्निफिकेशन था वो था -v/u, लेकिन लेंस में मैग्निफिकेशन ये हो जाता है। ठीक है, h1 क्या होता है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन इमेज। h2 हाइट ऑफ एन इमेज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज है ये। हमने मैग्निफिकेशन इन लेंस मिरर में क्या पढ़ा था, दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, वापस आती हूँ मैं ऊपर वाली स्लाइड्स पे आपके लिए, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा मैग्निफिकेशन, दिस इज द मैग्निफिकेशन जो कि आपका मिरर में था, जिसमें हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब हम लेंस की बात करेंगे ना, तो लेंस की बात करने पर हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज आएगा। ठीक है, और वो मैग्निफिकेशन प्लस v अपॉन यू होगी, माइनस v अपॉन यू नहीं होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी, एनलार्ज होगी। अगर 1 से कम है तो इमेज होगी डिमिनिश्ड। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इलेक्ट होगी। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपकी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। नेक्स्ट हमारा आता है यूजेस ऑफ लेंस। यूजेस ऑफ लेंस में हमारा आता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में मैं बात करती हूँ, अभी ना मैं आपको ना एक चार्ट बनवाऊंगी जिसमें मैं ना डिफरेंस कर दूंगी आपका मिरर्स का और लेंस का। जैसे मैग्निफिकेशन होगी आपका, आपका लेंस फॉर्मूला हो गया, उनका मैं ऐसे ही डिफरेंस कर आपको यहीं पर लिख कर दिखा दूंगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्या चीज़ वहां पर कैसी थी और यहाँ कैसी है, वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने एक डिफरेंस देखा होगा डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग में, उसका भी डिफरेंस मैं यहीं पर अभी के अभी लिखकर दिखा दूंगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के जो यूजेस हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, प्रोजेक्टर में, आई लेंस जो कि हमारी हाइपरमेट्रोपी होती है, स्पेक्टेकल्स, मायोपिया, पीप पीप होल ऑफ डोर्स,
पीप होल पता है, वो वाला डोर्स में जो पीप होल्स लगे होते हैं, लेजर इक्विपमेंट्स, इन सब में कॉनकेव लेंस होती है। इनको यूजेस को पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना तो है ही। इसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस, जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके बाद आपका चार्ट मैं आपको बनवाऊंगी, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, वो भी इन मीटर्स में, और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस अगर 0 से ज़्यादा हुई तो इट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस, और 0 से कम हुई तो इट विल बी अ कॉन्केव लेंस। अगर फोकल लेंथ हमारी मान लो 0.5 मीटर आ रही है, तो पी क्या होगा? +2 डायोप्टर। खुद अगर आप ऐसे करोगे ना 0.5 मीटर, ऐसे सॉल्व करके देखोगे, तो यू विल बी गेटिंग इसका जो आपका वो आएगा, ऐसे करोगे 5 5 2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये वो कॉन्वेक्स लेंस होगी, यानी पॉजिटिव आ गया। अगर -0.25 मीटर होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है? -0.25 डायोप्टर। मैं इसको करती हूँ, पॉइंट हटाया, 0 0 5 20 5 5 4 ज़ा, तो -4 डायोप्टर ही आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा, ये -0.25 थी, ठीक है। फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ माइनस में थी तो -4 डायोप्टर आएगा, और इसका क्या मतलब है? ये एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपका चार्ट बनवा देती हूँ जल्दी से, और फिर आप फ्री हो जाएंगे इस चैप्टर से। चार्ट बनवाने के लिए मैं पहले खींच देती हूँ बीच में एक लाइन। पहले तो एक डब्बा बना, नहीं डब्बा तो बना हुआ ही है हमारा ऑलरेडी, लाइन खींच देते हैं बस। और लाइन को मैं ज़रा मोटा भी कर दूँ। तो इधर लिखेंगे हम क्या? यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ यहाँ मैं लिखूंगी मिरर की बातें, और यहाँ मैं लिखूंगी लेंस की बातें। मिरर और लेंस, ठीक है। अब आप यहाँ पर मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। मिरर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर है? कैसा मिरर है कॉनकेव और कॉन्वेक्स? यही बातें मैंने आपको याद करो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा रखी है, यानी कि मैंने इसी क्लास में लिखवा दी है। कॉन्वर्जिंग मिरर है कौन सा? कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कहता है डाइवर्जिंग है। तो यानी कि जो कॉनकेव मिरर है वो कौन सा मिरर है आपका? कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग है? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है। मैं लेंस में आ गई, मैं यही तो सोचो मैं गलत क्यों पढ़ा रही हूँ। कन्वर्जिंग है, और कॉन्वेक्स हमारा आ गया डाइवर्जिंग मिरर है। लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस कौन सी होती है, कैसी होती है? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा? कन्वर्जिंग, ठीक है। ये डिफरेंस हमने यहाँ पर पढ़ लिया। मिरर फॉर्मूला का डिफरेंस, मिरर फॉर्मूला जो होता है उसका भी एक डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है? पेन का कलर चेंज करते हैं, पिंक ले लेते हैं, नहीं ग्रीन नहीं है। मिरर फॉर्मूला में पढ़ा था 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ हमने लेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा है? लेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद मैं इसको इन दोनों को जरा छोटा करूँ। अबे अबे सेकेंड, ठीक है। मिरर फॉर्मूला के बाद था हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां था m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है? +v/u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडे, यही चीज़ थी हमारी। और एक आध पॉइंट आपका और है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ मैग्निफिकेशन का। कहाँ गया? ओह, ज़्यादा ऊपर आ गई।
मैग्नीफिकेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवा रखे थे आपको, ये रहे, ये लास्ट क्लास के पॉइंट्स है, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया यहाँ पर, नहीं, सब सही लिखा हुआ है, सब बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कंफ्यूजन स्टार्टिंग में बहुत होती है कि कहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आएगा, कहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पहले आएगा, कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होगी। साइन कन्वेंशन में ये सब चीज़ों को ना रिकॉल करने के लिए मैं कुछ नया ला रही हूँ आप लोगों के लिए, और वो नया आ रहा है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कब किस तरह क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, बस अभी आप मेरे से जुड़े रहें। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए, तो उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स मैंने, हाँ, इनमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं करवाया है, दोनों पार्ट्स में एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं करवाया है। न्यूमेरिकल्स जब मैं करवाऊंगी ना तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, बेफिक्र रहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए मेरी स्लाइड्स ऑलरेडी रेडी हैं, बट वीडियो बनानी है बस मुझे, मैं बना दूंगी वीडियो भी, उसकी फिक्र मत करिए। आपका जल्द से जल्द ये भी आ जाएगा, और यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जितना भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है यहीं पर मिलने वाला है। और आज ही आपको एक और वीडियो मिलने वाली है जो कि आपके लिए गेम चेंजर होगी। एक गेम चेंजर वीडियो आपके लिए आ रही है, एक कमबैक वीडियो आपके लिए आ रही है आज इसी चैनल पर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज क्योंकि भाई जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे नोटिफिकेशन पहुंचेगी नहीं, नोटिफिकेशन पहुंचेगी नहीं, तुम देखोगे नहीं और तुम भूल जाओगे कि कब क्या था। और एक और बात आ जाती है, बच्चे मेरी वीडियोस नहीं देखते, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं देख रहे हो? मतलब मैं यहाँ पर बेवजह टाइम पास तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पर आके, ठीक है। लाइट का चैप्टर मैंने पार्ट 1 करवाया है, एंड मैं लिटरली ऐसी थी कि यार कुछ तो देखते। चलो नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट जो बच्चा देख रहा है वो कमेंट तो करो। मुझे सच में मैं पार्ट 2 नहीं लाने वाली थी, मेरी स्लाइड्स रेडी रखी थी, बस मुझे वीडियो बनानी थी, बट मैं नहीं ला रही थी। जैसे ही मुझे फर्स्ट कमेंट आया तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बनानी चाहिए, बच्चे हैं कुछ तो देख रहे हैं, एक ही बच्चा ही भी देख रहा है ना, तो मेरे लिए वो एक बच्चा भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं और इतने बच्चों से मतलब नहीं रखती, अगर मैंने वीडियो एक बच्चा ही देख रहा है मैं उस एक बच्चे से ही मतलब रखती हूँ, ठीक है। जो जो बच्चे देखेंगे मेरे लिए और अच्छा है, मेरे लिए और अच्छा है। और आप बेटा, अगर आप देख रहे हो मेरी इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करो, और उनको भी मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और आप आज के लिए इंतज़ार करो, आज बहुत अच्छा एक नया चीज़ आ रही है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी नई चीज़ है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।